नमस्कार दोस्तों। 19 अगस्त से डीडीए पटवारी की एग्जामिनेशंस आपकी स्टार्ट हो रही हैं और आज इस क्लास के अंदर हम एक्सपेक्टेड कंप्यूटर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। दोस्तों, डीडीए की जितनी पोस्ट आपकी निकली हुई हैं, चाहे वो जीएसए की हो, पटवारी की हो, इन सभी की एग्जामिनेशन टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इस क्लास के अंदर हम टीसीएस के बेस्ट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर आपको और भी टीसीएस के पीवाईक्यूज करने हैं तो आप इन प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 वाली प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर विजिट कर लेना है। यहाँ पर आपको अप्रोक्स 2 से 2,500 टीसीएस के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, दावा करता हूँ अगर आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करके चले गए ना, तो आप एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 100% देखने को मिले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करना है, कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम से पहले इस प्लेलिस्ट को। दोस्तों, ये हमारे बैच चले हुए हैं एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के। क्या क्या यहाँ पर मिलेगा? एनसीईआरटी की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज टीसीएस के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मिल जाएगी, बाईलैंग्वेज कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रैंकस आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ऐसा कंटेंट इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरे यूट्यूब पर, और किसी के भी कोर्स के अंदर ऐसा कंटेंट आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा रहा यहाँ पर। और दोस्तों, नेक्स्ट मंथ हमारी टीसीएस की पीवाईक्यूज की बुक भी लॉन्च हो रही है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की थ्योरी डालेंगे, प्लस में टीसीएस के 3 से 3,500 क्वेश्चन डालने वाले हैं। और ये बुक मार्केट के अंदर गर्दा उठाने के लिए तैयार बैठी है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डू डबल लाइन स्पेसिंग परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डबल लाइन स्पेसिंग करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज यहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड शॉर्टकट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो। दोस्तों, जब हमें लाइन के बीच में गैप को इंक्रीज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिंग का यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और डबल लाइन स्पेसिंग को अप्लाई करने के लिए हम Ctrl+2 का यूज यहां पर करते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए क्या शॉर्टकट की रहेगी, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 आपकी यहाँ पर शॉर्टकट की रहेगी। 1.5 लाइन स्पेसिंग अगर आपसे पूछ ले तो आपको उसके मुंह पर मारना है, ये भाई ले Ctrl+5 आपकी 1.5 लाइन स्पेसिंग। Ctrl+5 हम क्या करेंगे? 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर आपको होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग वाला फीचर देखने को मिलता है। 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। जैसे जैसे हम लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखो गैप आपका लाइन के बीच में बढ़ रहा है ना भाई। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सिलेक्ट किया, अब मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करूँगा लाइन स्पेसिंग आपकी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। अब शॉर्टकट कीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए 2.0 लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो गई। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1.5 लाइन आपके यहाँ पर टिक हो गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, लाइन स्पेसिंग वाला फीचर कौन से टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है? तो होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग वाला फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिजीलॉकर? डिजीलॉकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो डिजीलॉकर आपका एक प्रकार क्या है? डिजिटल वैलेट है।
जिसके अंदर हम लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, लाइसेंस वगैरह हो गया, कुछ भी आप सेव करके यहाँ पर रख सकते हो अपना लाइफ टाइम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी हैं। डिजी लॉकर कैन इशू एनी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। डिजी लॉकर यहाँ पर इशू करता है कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पर डिजी लॉकर है ये आपका लॉन्च हुआ था कब, 2015 के अंदर, और प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है डिजी लॉकर, गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही यहाँ पर डिजी लॉकर प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे, इन डिजी लॉकर यू कैन सेव अवर सर्टिफिकेट एंड इंपॉर्टेंट पेपर एज ए लॉकर। डिजी लॉकर के अंदर आप अपनी सर्टिफिकेट और कोई इंपॉर्टेंट पेपर को एज ए लॉकर सेव कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर इन डिजी लॉकर यू कैन सेव डॉक्यूमेंट इन फिजिकल फॉर्म। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। डिजी लॉकर के अंदर आप डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सेव करते हो, न कि डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ पर प्रॉपर रॉन्ग हो जाएगी। तो इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड राइट है, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ज्यादातर बच्चे बी और सी यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर टिक करके चले आएंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, एक आपकी थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी भी होती है, कौन सी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जिसके अंदर आपके रजिस्टर और कैश भी आते हैं। रजिस्टर आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। ठीक है, मेमोरी हायरार्की के अंदर सबसे टॉप लेवल पर आपको ये देखने को मिलती है, और ये आपकी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज के अंतर्गत आती हैं, रजिस्टर और कैश। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, और इसी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, तो ये सभी को पता है, रैम और रोम आपकी आएंगी। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, तो इसके अंदर आपके हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, सीडी डीवीडी हो गई, जिनके अंदर हम परमानेंटली अपने डाटा को सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन आपका राइट रहेगा, सारी आपकी मेमोरी की टाइप रहेंगी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट सेल डायरेक्टली ऑनलाइन टू ए कस्टमर बाय ए बिजनेस। किसी व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता को सीधे ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पाद को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा, जैसे अमेज़न हो गई, मिंत्रा हो गई, तो ये जो बिजनेस हैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करते हैं, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 B2C। फुल फॉर्म क्या रहेगी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू गो टू द स्लाइड शो टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो टैब पर जाने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं आर्ट के साथ S। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ओल्ड प्लस R की बात करें तो रिव्यू टैब पर जाने के लिए हम करते हैं ओल्ड प्लस R का यूज। दोस्तों यहां पर मेरी स्लाइड चल रही है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको पावर पॉइंट के अंदर भी करके इसको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में संख्या को वैज्ञानिक प्रारूप में प्रारूपित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में यहाँ पर लाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
सर्कमफ्लेक्स असेंट, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स असेंट। तो नंबर को यहां पर साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस सिंबल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सर्कमफ्लेक्स मैंने प्रेस किया। अब कुछ भी नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं ऐसे ही रैंडमली, ठीक है। बाहर क्लिक करता हूं तो ये आपका साइंटिफिक फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया है और आप यहां पर देखिए साइंटिफिक आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो गया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। सीलिंग का आपको यहाँ पर फार्मूला दे रखा है, इसका आपको आउटपुट बताना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट ये है, सीलिंग वाले फार्मूले के अंदर ये हो गया हमारा नंबर, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये होता है हमारा नंबर जो कि -2.5 दे रखा है और ये होता है आपका सिग्निफिकेंस। दोस्तों अगर नंबर और सिग्निफिकेंस दोनों माइनस में हो तो हम राउंडिंग करेंगे अवे फ्रॉम 0। और मल्टीपल किसका आएगा, सिग्निफिकेंस का मल्टीपल आएगा, ठीक है। और साइन जो यहां पर आएगा वो अकॉर्डिंग टू नंबर आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों आपका माइनस में है, राउंडिंग करेंगे अवे फ्रॉम द 0, यानी कि 2.5 से आपका बड़ा नंबर होना चाहिए जो कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2.5 का 5 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, -4। ऑप्शन थर्ड ही यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। 2.5 से बड़ा 2 का मल्टीपल क्या होगा आपका 4, और यहाँ पर नंबर के साथ माइनस है तो आपका आउटपुट के अंदर भी माइनस ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको 2.5 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखनी सीधी, जो कि सिग्निफिकेंस का मल्टीपल हो। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, अगर नंबर आपका माइनस में हो और सिग्निफिकेंस आपका पॉजिटिव हो तो यहां पर राउंडिंग जो होगी वो टुवार्ड्स 0 होगी। कैसे, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक इसी का बना लेते हैं सीलिंग, ठीक है। नंबर हमें माइनस में रखना है तो इसी को रख लेते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमें पॉजिटिव रखना है तो यहां पर रख लो। अब यहां पर केस जो रहेगा वो टुवार्ड्स 0 वाला रहेगा। अब आपको 2 का मल्टीपल देखना है 2.5 से छोटा, तो 2.5 से छोटा 2 का मल्टीपल क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन आएगा वो नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा -2। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी एक्ट को एक बार देख के जाना, इसके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आईटी एक्ट को याद कर लेना। चैप्टर 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डजंट डील्स विद द फॉलोइंग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अध्याय 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है आपका चैप्टर 3 आईटी एक्ट 2000 का, बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगी स्टेटमेंट ये। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो चैप्टर 3 जो है ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर गलत हो जाएगी। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई करना ही आपका ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है, और ये आपका आएगा चैप्टर 4 के अंतर्गत। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपका आता है चैप्टर 4 के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन यानी कि वैधानिक मान्यता प्रदान करता है चैप्टर 3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो ये भी आपका चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, एक टाइम पीरियड तक
किसी डॉक्यूमेंट या डेटा को हम सेफ और सिक्योर रख सकते हैं रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डील नहीं करता है चैप्टर 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू हैज़ द ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको हेडर और फुटर इंसर्ट करने हैं तो आपको किस ऑप्शन पर जाना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये हमने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हेडर लगाना है तो यहाँ से हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगाना है तो आप यहाँ से फुटर लगा सकते हैं, पेज नंबरिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पेज नंबरिंग लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका हेडर यहाँ पर लग गया है, फुटर ऐसे ही आप फुटर लगा सकते हो इंसर्ट टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ई गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना अच्छे से, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ई गवर्नेंस की। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वाज अप्रूव्ड इन द फॉलोइंग ईयर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को कब मंजूरी दी गई थी ये आपको बताना है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को अप्रूव किया गया था 2006 के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। सिटीजन और किसी बिजनेस को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाना ही आपका ई गवर्नेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपकी अप्रूव हुई थी 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट परफॉर्म बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपयोगिता प्रोग्राम द्वारा नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम का ये एग्जांपल एंटीवायरस काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। और भी इसके एग्जांपल होते हैं आपके फाइल कंप्रेशन टूल। अगर किसी फाइल का साइज जो है वो लार्ज है तो हम क्या करते हैं, फाइल कंप्रेशन टूल की हेल्प से फाइल का साइज कम करते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये भी आपका एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डेटा को अरेंज करते हैं हार्ड ड्राइव पर। ठीक है, तो सारे आपको एग्जांपल याद होने चाहिए यूटिलिटी प्रोग्राम के। अब यहाँ पर कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं किया जाता वो आपको बताना है। शॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर इन ए फाइल ऑन द बेसिस ऑफ की फील्ड। रिकॉर्ड की शॉर्टिंग के लिए आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हो, बिल्कुल सही है। बैकअप ऑफ फाइल्स स्टोर ऑन हार्ड डिस्क टू ए टेप डिवाइस। बैकअप के लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग ऑफ पिक्चर। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, न कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और ये जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो क्रिएट करना, एडिट करना और पिक्चर्स को व्यू करना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेटिंग ऑफ हार्ड डिस्क। अगर आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजफुल व्हेन rigid time requirements have been placed on the operation of a processor or flow of data is known as। दोस्तों ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें आपको टाइम जो लिमिट देखने को मिलती है वो काफ़ी क्रूशियल देखने को मिलती है। जैसे हम कोई एयर टिकट बुक करते हैं, ठीक है, एयर टिकट बुक करते हैं तो आपकी जो टिकट बुकिंग है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। टाइम लिमिट आपको काफ़ी क्रूशियल यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको रियल टाइम के अंदर वो स्ट्रीम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलेंगी ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएरी, किस किस के बीच में, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। आपको मैं कुछ यहाँ पर लेयर बता देता हूँ। हार्डवेयर, फिर यहाँ पर लेयर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, फिर आपकी लेयर आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, या इसको यहाँ पर बोलो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड द लास्ट वन यूजर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रहता है वो किस किस के बीच में इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, तो आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में। यहाँ पर आप देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है और यूजर देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय, डिजिटल हस्ताक्षर मानक किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, जिसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। कब किया गया था, 1994 के अंदर इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज हम करते हैं, वो आपको बताना है। तो इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट लिख रखा आपके लिए, डीडीए पटवारी, और यहाँ पर आप देखिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस डाल रखा है, और स्पेस दे देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे एक्स्ट्रा स्पेस जो था इस टेक्स्ट के बीच में वो रिमूव आपका हो गया है। तो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल is responsible for establishment of connection between computers, authentication and ensure security। इनमें से कौन सी लेयर जो रहेगी OSI मॉडल की, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहती है कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स के बीच में, ऑथेंटिकेशन के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए OSI मॉडल की लेयर रहेगी आपकी सेशन लेयर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर कौन सी लेयर पर वर्क करते हैं। तो वेब ब्राउजर आपके वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। काफी बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, TCS का फेवरेट क्वेश्चन है। टोटल OSI लेयर कितनी होती हैं, तो टोटल OSI लेयर आपकी होती है 7, ठीक है। फिजिकल लेयर सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे पूछा जाता है सबसे बॉटम में आपको कौन सी देखने को मिलती है, तो फिजिकल लेयर देखने को मिलती है। उसके बाद आपको डाटा लिंक लेयर देखने को मिलेगी, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे लास्ट में आपको एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। ये ऑर्डर भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है। सेशन लेयर आपको देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले कौन सी लेयर देखने को मिलती है, तो नेटवर्क लेयर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। तो C++, जावा, पाइथन, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन स्नेक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहेगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। दोस्तों एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज के और बैक एंड लैंग्वेज के। फ्रंट एंड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें आपके एग्जांपल आते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS और जावास्क्रिप्ट।
ये सीधा एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सी आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज है, तो ये आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज रहेंगी जिनका यूज़ यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बैक एंड लैंग्वेजेस का यूज यहाँ पर सर्वर एंड पर किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, पाइथन आपकी बैक एंड लैंग्वेज है, PHP आपकी बैक एंड लैंग्वेज है, रूबी आपकी बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है, पर्ल आपकी बैक एंड लैंग्वेज है। याद रखना है, TCS काफ़ी बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो हमें करनी होती है तो फॉन्ट स्टाइल का हम यूज़ करते हैं, इंडेंशन का यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। फॉन्ट इफेक्ट्स का आप यूज़ करते हो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर, अंडरलाइन का आप यूज़ करते हो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर, हम बोल्ड भी उसको करते हैं, कलरिंग भी करते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप से आपको फॉर्मेटिंग लगा के यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं कंप्लीट को। अगर हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हो। तो सारी आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है। फॉन्ट स्टाइल अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको कैलिब्री यहाँ पर देखने को मिलता है MS वर्ड के अंदर, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉन्ट साइज जो आपको देखने को मिलेगा 11 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप फॉन्ट साइज को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। सारी आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विद रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोलर PIC स्टैंड्स फॉर। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो PIC की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटर्स दैट प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी आर कॉल्ड। वो प्रिंटर्स जो कैरेक्टर्स और इमेजेस को प्रिंट करते हैं विदाउट किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, किस किस के बीच में, पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच में। तो ये जो प्रिंटर रहते हैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी लेज़र, ठीक है, इंकजेट। तो ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जहां पर आपको पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपके आते हैं डेजी व्हील आ गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया। तो ये सारे प्रिंटर्स आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट मशीन और पेपर के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं आज के हमारे सेट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए थे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं इनके आसपास के क्वेश्चन आपको जरूर पढ़कर जाने हैं, और SSC CGL मेंस वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना। अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, दावा करता हूँ इस बात का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।